बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 26 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज़ में आज सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि 23 जून को बिहार में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद कई तरह के चर्चाएं होने लगी। चर्चा ये भी होने लगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाराज होकर के चले गए हैं। इसी को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली रवाना होने से पहले इस पर बात की है। जब रवानगी के पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाराज नहीं हैं, जहां उनसे संबंधित सारे बातें हो चुकी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल द्वारा केंद्र सरकार का मुद्दा महाबैठक में नहीं उठाया जा सका था। इसके बाद उनके नाराज होने की बात सामने आई थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी एकजुटता को लेकर की हुई महाबैठक ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। विपक्ष के सभी नेता एकजुटता पर सहमत हैं। यह आने वाला लोकसभा चुनाव देशवासियों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है। वहीं महाबैठक पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे फोटो सेशन कहे जाने के संबंध में पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग यही बोलते रहेंगे, हम लोग पूरी तरीके से एकजुट हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगले माह शिमला में होने वाली बैठक में विपक्षी एकता के विस्तार पर बात आगे बढ़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भीषण गर्मी के बाद अब भीषण उमस का दौर जारी है। धूप और बादलों के बीच चल रही लुका छुपी के खेल से अधिकतम तापमान में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन उमस बहुत बढ़ गई है। जहां पटना में अधिकतम तापमान और विशेष रूप से दोपहर में पड़ रही उमस भरी गर्मी के कारण 12वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। परसों बिहार के कई जिलों में आसमान में बादल दिखे मगर वर्षा नहीं हुई। दोपहर के बाद तेज धूप के कारण सड़कों पर सन्नाटा रहा। लोग उमस और गर्मी से परेशान रहे। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र नहीं बनने के कारण ये हालात बनी है। इसकी वजह से मौसमी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो रही है। जहाँ अभी एक सप्ताह तक बारिश की संभावना कम है। इस समय भूमि गर्म हो जाती है, यानी कि जमीन गर्म हो जाती है, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। यह समुद्र से नम हवा खींचती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। जब ये कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनेगा तो फिर वर्षा पर असर पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक के बाद एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, सीएम नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह दिख रहे हैं। दरअसल पटना में तमाम विपक्षी दलों की बैठक के बाद राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से मिले थे। इस दौरान उनके बीच जो बातचीत हुई उसका दिलचस्प वीडियो सामने आया है। इस दौरान राहुल गांधी ने सीएम नीतीश कुमार से पूछा है कि कांग्रेस नेताओं को कब मंत्री बना रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार ने उनसे पूछा कि कैगो को बनवाना है, यानी कि कैगो को बनवाना है। इस वीडियो में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, सीएम नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह दिख रहे हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार से पूछते हैं कि मंत्री कब बनाइएगा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और लालू की ओर इशारा करते हुए बोले कि क्यों नहीं बना दे रहे हैं। जब फिर नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से पूछा कि कैगो बनवाना है। जब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 2 बनाना है। राहुल की तरफ इशारा करके नीतीश कुमार बोले हैं कि जल्दी बना दीजिए। उसके बाद नीतीश ने तेजस्वी को कुछ कहा। बताया जा रहा है कि ये वीडियो विपक्षी एकता के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का है, जहाँ इसमें राहुल गांधी सीधे तौर पर नीतीश कुमार से पूछते हैं कि मंत्री कब बना रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी लगातार लालू प्रसाद यादव से बात करते हैं, जब फिर गले लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिर से निशाने पर लिया है। जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बकायदा वीडियो ट्वीट करके पूछा है कि नीतीश कुमार आपके कितने राजनीतिक आका हैं, क्या आप गिन पा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि 25 जून 1975 को ही पूरे देश में आपातकाल लागू किया गया था। जहां कल के दिन यानी कि 25 जून के दिन आपातकाल के 48 साल पूरे हो गए हैं। इस काले दिन को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए आपातकाल का विरोध करने वालों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं उन सभी साहसी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और हमारी लोकतांत्रिक भावनाओं को मजबूत करने के लिए काम किया। आपातकाल के काले दिन हमारे इतिहास में एक अविस्मरणीय अवधि है, जो हमारे संविधान द्वारा बनाए गए मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। वहीं पर जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 25 जून 1975 को एक परिवार ने अपने तानाशाही प्रवृत्ति के कारण देश के महान लोकतंत्र की हत्या करके आपातकाल
काल जैसी कलंक थोपा था, जिसकी निर्दयता ने सैकड़ों वर्षों के विरोधी शासन के अत्याचार को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे कठिन समय में असीम यातनाएं सहकर के लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले सभी राष्ट्रभक्तों को नमन करता हूँ। दोस्तों, बात करते हैं कि विपक्षी एकजुटता की महाबैठक में वैसे तो सभी प्रमुख दलों ने एकजुट होकर के 2024 की जंग लड़ने पर सहमति जता दी है, जहाँ पर कांग्रेस की नरमी से ही विपक्षी एकता आगे मजबूत हो पाएगी। इस वजह से विपक्षी दलों की शिमला बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ मोटे तौर पर सीटों को लेकर के बात आगे बढ़ेगी। विपक्षी एकजुटता की ट्रेन बगैर क्षेत्रीय दलों को महत्व दिए आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब रफ्तार की बात तो छोड़ ही दीजिए, इसके मूल में यह भी है कि महाबैठक में सभी क्षेत्रीय दलों के छत्रपों ने विपक्षी एकजुटता की बात से अपने को पूरी बिहार में राजद जदयू ही मुख्य रूप से विपक्ष के मुकाबले हैं, जहाँ कांग्रेस और वाम दल भी जरूर है, पर राजद और कांग्रेस के आगे इतने ताकतवर नहीं है। लेकिन बिहार में तो हर हाल में कांग्रेस को नरमी दिखानी होगी। यहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत में जदयू की बड़ी भूमिका थी। एनडीए को जो वोट आए थे उसमें 22% वोट जदयू का था, जहां भाजपा को जदयू से केवल 1% अधिक वोट मिले थे। जदयू के 16 प्रत्याशी जीते थे, जबकि भाजपा को 17 सीट मिले थे। कांग्रेस को 10% वोट भी नहीं मिले थे। ऐसे में बिहार में तो कांग्रेस को हर हाल में क्षेत्रीय दलों के साथ अपनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश रखना होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में उमस भरी गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जिले के सभी सरकारी और फिर गैर सरकारी स्कूलों को 28 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इससे पहले 24 जून तक स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज एक बार फिर से डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में पहले भीषण तेज गर्मी पड़ी और अब हल्की बारिश से उमस काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए अब 28 जून तक स्कूलों को बंद करने का आदेश पारित किया गया है। जब 12वीं तक के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। साथ ही अगर कोई भी स्कूल आदेश की अवहेलना करता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश सरकारी और फिर गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने किशनगंज पुल दुर्घटना पर भाजपा नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि बीते दिनों भागलपुर में पुल का एक हिस्सा गिर जाने पर इस्तीफे की मांग करने वाले बिहार भाजपा के नेता आज किशनगंज में निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होने पर मौन धारण क्यों किए हैं। जब वे अब नितिन गडकरी से इस्तीफे की मांग करना अब शुरू करेंगे, इसका दोहरा चरित्र फिर से बिहार की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। बिहार जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बयान जारी करते कहा है कि केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किशनगंज और कटिहार के बीच इस पुल का निर्माण हो रहा था, इसलिए भाजपा वालों को अब सांप सूंघ गया है। साथ ही सवाल किया है कि भाजपा वाले सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। इनका जमीर मर गया है या फिर मालिकों की चापलूसी में नीति सिद्धांतों को भी दफन कर दी हैं। उमेश कुशवाहा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार कमीशनखोरी और फिर भ्रष्टाचार की गिरफ्त में फंस चुकी है। आज इनकी लापरवाही की वजह से जनता की गाड़ी कमाई की बर्बादी हो रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भागलपुर की घटना पर छाती पीट रही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आज किशनगंज की घटना पर खामोश है। ये लोग अपनी राजनीतिक सुविधा की कसौटी पर घटनाओं का मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के नवादा में एक प्रेमी युगल को अंतरजातीय विवाह रचना महंगा पड़ गया। जब लड़की पक्ष की ओर से दोनों को जान से मार देने की धमकी मिल रही है, दोनों घर से भागे भागे फिर रहे हैं। इसके बाद लड़के के घर का सारा सामान लड़की पक्ष वाले लूट करके ले गए। इतना ही नहीं, खेतों में उपजे फसल पर भी अधिकार जमा लिया। ये मामला जिले के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसलपुरा गाँव का है। लड़की मधु कुमारी ने पड़ोसी के ही नीरज कुमार से अपनी रजामंदी और फिर हिंदू रीति रिवाज से 4 मई 2023 को झारखंड के देवघर मंदिर में अंतरजातीय विवाह किया। जहाँ इसे नाखुश लड़की के परिवार वाले की ओर से प्रेमी युगल को जान से मार देने की धमकी मिल रही है। वहीं डरे सहमे प्रेमी युगल गांव से भागे भागे फिर रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के प्रेमी युगल बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत एवं जिला पुलिस प्रशासन से जान माल की सुरक्षा का गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि नीरज रसलपुर गांव में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था, वहीं वे छात्रों को ट्यूशन पढ़ाता था। जब मधु कुमारी भी नीरज के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। इसी बीच दोनों में प्रेम हुआ और दोनों ने भाग करके शादी करने का फैसला किया। अब लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के बंद घर में लूटपाट भी कर ली है और फिर घर से लाखों रुपए का सामान लेकर भाग गया है। दोनों पति पत्नी ने बताया है कि हम लोग भय से घर छोड़ करके भागे हैं, भागे भागे फिर रहे थे। तभी लड़की पक्ष के लोगों ने
घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मधु ने बताया है कि इस बात का जब हमें पता चला तो फिर हम लोगों ने सीतामढ़ी थाने में आवेदन दिया है। जब पुलिस 1 महीने बाद काफ़ी मशक्कत के बाद हमारे घर जांच में जुटी है पहुंची। मधु ने बताया है कि जब मैंने पुलिस से गुहार लगाई तो फिर उन लोगों ने कहा कि क्या हम लोगों से पूछ करके शादी की थी। जब दोनों ने नवादा समाहरणालय पहुँच करके डीएम एवं एसपी से लिखित शिकायत किया। बहरहाल दोनों अभी भी अनहोनी के भय से घर छोड़ करके फरार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रियल इस्टेट एक्ट के तहत बिहार रेरा में निबंधित सूबे की यानी कि बिहार के 223 प्रोजेक्ट अपने तय समय में पूरे नहीं किए जा सके हैं। जब बिल्डर की लापरवाही, जमीन मालिक से विवाद, पैसे की कमी आदि कारणों के चलते ये प्रोजेक्ट लंबी अवधि से अधूरे पड़े हैं। इससे इन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हजारों लोगों की आशियाने पर भी ग्रहण लग गया है। अब बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने निर्णय लिया है कि इन अधूरे प्रोजेक्ट को संबंधित अथॉरिटी एसोसिएशन की मदद से पूरा कराया जाएगा। बिहार रेरा ने सभी 223 प्रोजेक्ट की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। रेरा से मिली जानकारी के मुताबिक इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रेरा सदस्य नुपुर बनर्जी की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी बनाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार अब नई तकनीक से बालू के अवैध खनन, ढुलाई और बिक्री पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट माइनिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और फिर विभाग की क्रियालाप का डैशबोर्ड बनाया जाएगा। इसके माध्यम से नदियां, बालू घाट, पत्थर खनन सहित बंदोबस्तधारियों और फिर ठेकेदारों का फाइनल प्रोफाइल तैयार होगा। इससे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में भी मदद मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर में कल एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की जान गई है और फिर 3 लोग घायल हो गए हैं। भागलपुर जिला के बबरगंज थाना क्षेत्र में विस्फोट होने से बड़ा हादसा हुआ है। हाजीपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि हादसे में एक मजदूर की जान गई है जबकि 30 अन्य घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। फायर विभाग का कहना है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर कई दमकल की गाड़ियों को भेजा गया और स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच करके काम में जुट गई है। जब मलबा हटाने का काम चल रहा है। एसएसपी ने कहा है कि धमाका किस वजह से हुआ इसकी जांच की जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि फिजिकल पेमेंट की जगह अब लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मोड में आप कहीं भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट में बढ़ोतरी हो रही है वैसे ही उससे फ्रॉड के मामले में भी बढ़ रहे हैं। इससे कई तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। आपको हमेशा अपने डिजिटल अकाउंट का पासवर्ड यूनिक रखना चाहिए जिससे कोई भी आसानी से आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। इसी के साथ आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी एक्टिव रखना चाहिए। इसी के साथ आपको कभी भी अपने पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपको अपने अकाउंट पर हमेशा नज़र रखना चाहिए। कोई भी संदिग्ध पेमेंट पर आपको उसकी जानकारी सर्विस प्रोवाइडर को जरूर देना चाहिए। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका डिवाइस और पेमेंट अपडेटेड रहें। आपको केवल भरोसेमंद ऐप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप कोई भी संदिग्ध ऐप को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको ऐसे ऐप ही डाउनलोड करना चाहिए जिसकी सिक्योरिटी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। आपको हमेशा स्कैमर से सतर्क रहना चाहिए। आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि मार्केट में किस तरीके के स्कैम हो रहे हैं। अगर आप खुद अपडेट रहेंगे तो फिर आप कई फ्रॉड से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 10 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनी है। इस सरकार में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी राजद नेता तेजस्वी यादव को दी गई है, जिसके बाद तेजस्वी यादव भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसे बखूबी से निभाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अब स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए विभाग की तरफ से बड़े पैमाने पर नियुक्ति होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में विभिन्न स्तर पर बहाली की जाएगी। इसमें कुछ नियुक्तियां बिहार तकनीकी चयन आयोग से और कुछ बिहार कर्मचारी आयोग से होनी है। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति की अनुशंसा जल्द प्राप्त हो जाएगा और अगस्त तक बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में मिशन 60 और मिशन परिवर्तन के तहत अस्पतालों की दशा में सुधार के कई कदम उठाए जा रहे हैं। अब इसी के तहत बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अंदर कई पदों पर बहाली शुरू हो जानी है। इस बहाली प्रक्रिया को 2 से 3 महीने के अंदर पूरी कर लेने की कोशिश की जा रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि दहेज हत्या को रोकने के लिए देश में कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन दहेज दानव अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जब कुछ पैसों की लालच में वे विवाहिता की जान तक ले रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार की बेतिया से सामने आ रही है, जहां नव विवाहिता की जान ले ली गई। घटना बेतिया के श्रीनगर पुजहा थाना क्षेत्र की कुलहवा घाट की है, जहां दहेज में दोबारा बाइक नहीं मिलने पर हत्या करके सब को किनारे फेंक दिया। बताया जा रहा है कि सिर्फ 1 माह 18 दिन पहले बुनी मुखिया ने अपनी 20 साल की बेटी प्रतिमा देवी की शादी बड़ी धूमधाम से धुरेंद्र मुखिया के बेटे सूरज उर्फ लखन से की थी। यह शादी में बेटी के पिता ने 2 लाख नगद और फिर एक बाइक भी दी थी। जब वही कुछ दिन पहले दहेज में दी गई बाइक चोरी हो गई, जिसके बाद ससुराल वालों ने फिर से बाइक की मांग नव विवाहिता के घर से की थी, जिसके बाद परिवार वालों ने 2 महीने का समय मांगा था। लेकिन दहेज लोभी ससुराल वालों ने नव विवाहिता को ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित करने लगे, जिसके बाद नव विवाहिता की जान ले ली गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विपक्ष की बैठक से पहले कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की थी। जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इसकी मांग की थी, जब साथ ही कहा था कि विपक्ष की बैठक के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ऐसे में राहुल गांधी ने भी सीएम नीतीश कुमार से इसको लेकर के विपक्षी बैठक के बाद बात की थी। अब कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने भी साफ कर दिया है कि 2 सीटों की मांग गठबंधन की सरकार से है। जब वहीं ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की है, जब जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। जी हाँ, एक तरफ जहां विपक्ष की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाया था, तो दूसरी तरफ अब बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा पोस्टर लगाया गया है, जहां अरविंद केजरीवाल को 2024 में पीएम उम्मीदवार बताया है। वहीं कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन का अपमान क्यों। जहाँ आपको बता दें कि जब राहुल गांधी विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, तो फिर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको रिसीव करने एयरपोर्ट आए थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन पहुंचे, तो फिर केवल बिहार कैबिनेट के मंत्री ही रिसीव करने के लिए मौजूद रहे, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने एतराज़ जताते हुए पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पोस्टर लगाया है, जहाँ साफ शब्दों में लिखा गया है कि सम्मान में भेदभाव क्यों। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक की परीक्षाओं में सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने की है। इसमें साल 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में उच्च तकनीक का प्रयोग करते हुए परीक्षा प्रणाली को बेहतर एवं उत्कृष्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। जहां अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि आगामी मैट्रिक और फिर इंटर परीक्षाओं में राज्य के सभी जिलों में वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर द्वारा जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों का प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साल 2024 से इंटर एवं मैट्रिक की वार्षिक परीक्षाओं में अपने एडमिट कार्ड के साथ विद्यालयों को अपने आधार की कॉपी या फिर एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा। इस तरह उत्तर पुस्तिका पर पूर्व से ही प्रिंटेड विद्यार्थी के फोटो के साथ साथ पहचान पत्र में दिए गए फोटो से भी विद्यार्थियों की पहचान करने में आसानी होगी। विद्यालय स्तर पर 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को डमी OMR सीट समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि OMR सीट पर अभ्यस्त हो सके। 9वीं के विद्यार्थियों के लिए भी डमी एवं OMR सीट की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जब रेलवे ने पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 27 जून को होगा। पटना से इस ट्रेन का नियमित रूप से परिचालन 28 जून से किया जाएगा। जब पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पटना और रांची के बीच अत्याधुनिक एवं विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि पटना और रांची के करीब 12 जून को वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन भी किया गया था। यह वंदे भारत ट्रेन बिहार और झारखंड के लोगों के लिए रेलवे की तरफ से एक बड़ी सौगात होगी, जो महज 6 घंटे में ही रांची से पटना और पटना से रांची का सफर पूरा कर सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की दस्तक तो हुई है, लेकिन बिहार में बारिश सिर्फ नाम की हुई है। जब कुछ जिलों में बारिश ने हाजिरी तो लगाई, लेकिन पूरी क्लास नहीं हो पाई। जब मानसून की बारिश ना के बराबर हुई है। जब बिहार के कुछ इलाकों में मानसून की वजह से मेघ गर्जन और आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के लोगों को अभी कुछ और दिनों तक मानसून का पूरी तरीके से लुत्फ उठाने के लिए इंतजार करना होगा। कुछ और दिनों तक बिहार में तेज बारिश नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में मानसून में होने वाली मूसलाधार बारिश के आसार ना के बराबर है।
दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मंदिर रामायण मंदिर का निर्माण बिहार की पूर्वी चंपारण में शुरू हो गया है। जब पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल और राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.एन. झा ने मंदिर का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि 3 मंजिला रामायण मंदिर का निर्माण 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2025 में पूरा होगा। ये मंदिर कंबोडिया के 12वीं सदी के अंग कोरावाट मंदिर परिसर से भी ऊंचा होगा। वहीं पर आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि हमने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर रामायण मंदिर के निर्माण का डिजाइन तैयार कर दिया है और फिर ये काम महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और मैं महावीर मंदिर ट्रस्ट का सचिव हूं और इस मंदिर के निर्माण की योजना से लेकर के शुरुआत तक के काम का नेतृत्व कर रहा हूँ। आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि रामायण मंदिर परिसर में 22 मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, इनमें लगभग सभी भगवान विराजमान होंगे। रामायण में वर्णित सभी भगवान के साथ साथ कृष्ण भगवान, शिव भगवान, पार्वती के भी मंदिर होंगे। उन्होंने बताया है कि इनमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है। आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि जब राम जी की बारात लौट रही थी तो फिर दूसरी रात यहीं रुकी थी और ये मंदिर अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे जानकी मार्ग पर स्थित है। मंदिर का निर्माण साल 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शनिवार को पटना साहिब पहुंची, जहां उन्होंने तख्त श्री हरमंदिर गुरुद्वारे में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। जब गुरुद्वारा के प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने अंग वस्त्र एवं शिरोपा देकर के उन्हें सम्मानित किया। महबूबा मुफ्ती ने आधे घंटे तक गुरुद्वारा घूमा और यहाँ किए जा रहे सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ सभी समुदाय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक साथ मिलकर के रहते हैं और एक दूसरे के पर्व त्यौहार में साथ मिलकर के खुशियाँ मनाते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार आकर के उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। राजनीति पर पूछे गए सवालों के जवाब पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना में हुई महा बैठक को सफल बताया है। उन्होंने कहा है कि पटना बैठक से बीजेपी काफ़ी डर गई है, उन्हें अभी से हार का डर सताने लगा है। हालांकि एक डर तेज प्रताप यादव को भी सता रहा है। तेज प्रताप यादव को डर है कि अब महागठबंधन के नेताओं पर ईडी, सीबीआई की कार्रवाई न हो जाए। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि शिमला बैठक से पहले महागठबंधन के नेताओं के पीछे ईडी, सीबीआई को लगा सकती है। यह तेज प्रताप यादव ने ये सारी बातें राजद के आदिवासी सम्मेलन में कही है। उन्होंने कहा है कि शिमला में बैठक होने वाली है तो फिर बीजेपी के लोग अब नया हथकंडा अपनाएंगे, सीबीआई और ईडी की जाँच कराएंगे, उनका यही काम है। तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर हमला करते हुए कहा है कि उनका यही काम है, विदेश का दौरा करो और फिर विपक्षी नेताओं की सीबीआई, ईडी से जांच कराना। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की बैठक से बिगुल फूंका दिया गया है, इसे पूरे देश की जनता ने देखा है। तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि अब बीजेपी की दाल केंद्र में गलने वाली नहीं है। 2024 में पूरी तरीके से केंद्र से बीजेपी सरकार उखड़ जाएगी। राजद नेता ने इस दौरान जीतन राम मांझी पर भी खूब हमला बोला। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे यहाँ सम्मान पाते थे और वहाँ उनका अपमान किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में 15 राजनीतिक दलों की बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया है। इसके अलावा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राजनीति में जोरदार वापसी कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने जिस तरीके से बैठक में सूत्रधार की भूमिका निभाई है वह बिहार और देश में बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इन दोनों नेताओं का राज्य की जनता से जुड़ने का अनोखा अंदाज है। ये 2015 के विधानसभा चुनाव में देखा गया था, जब उन्होंने बिहार में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक दिया था। जब बीजेपी के लिए 2024 की स्थिति और भी खराब है, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर भी चरम पर है। केंद्र की बीजेपी सरकार को 2014 में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी बीजेपी के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आकर के खड़ी हो गई है। जी हाँ, नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को पटना आने का निमंत्रण देने में अहम भूमिका निभाई थी। इससे ये भी साबित हो गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच नीतीश कुमार की स्वीकार्यता सबसे ज़्यादा है। उनकी छवि साफ सुथरी है और उनके खिलाफ कोई भी कानूनी या फिर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जहां उन्हें इन पार्टियों का संयोजक भी घोषित किया गया है, जिसका मतलब है कि वे लोकसभा चुनाव के लिए 2 से अधिक पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत के दौरान मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। पटना की बैठक की शानदार सफलता के बाद जदयू विधायक
शालिनी मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड किया जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर और देश मांगे नीतीश कुमार का नारा लगा था। जब बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि हर जन आंदोलन के पीछे एक मजबूत व्यक्ति का हाथ होता है। जब बिहार अतीत में कई जन आंदोलन का गवाह रहा है जिसने देश में सत्तारूढ़ दलों को हिला करके रख दिया था। वहीं पर अशोक चौधरी ने कहा है कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है और यह नीतीश कुमार के प्रयासों से ही संभव है। वहीं पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जेपी नड्डा और अमित शाह के पास हमसे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वे कांग्रेस और शिवसेना के एक ही मंच पर आने की बात करते हैं जहां हम हैं। जहां ये एक गैर जिम्मेदाराना कदम है। ललन सिंह ने कहा है कि 1975 में आपातकाल के दौरान जब हम लड़ रहे थे तो फिर ये उस समय की स्थिति के खिलाफ लड़ाई थी, ना कि किसी सरकार के खिलाफ। मौजूदा वक्त में स्थिति आपातकाल से भी बदतर है। उस समय प्रेस स्वतंत्र था, लेकिन अब प्रेस उनके नियंत्रण में है। सभी संवैधानिक संस्थाएं उनके नियंत्रण में हैं। उन्होंने मीडिया संगठनों के प्रबंधन पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए आज लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी लोकतंत्र को नष्ट कर रही है और हमें आपातकाल याद करने के लिए कह रही है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई केंद्र के खिलाफ बात करते हैं तो फिर सीबीआई, ईडी और आयकर उन्हें निशाना बनाते हैं। आपातकाल के दौरान ऐसा नहीं था कि इंदिरा गांधी ने इन संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, बात करते हैं कि देश के चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी दलों की एकता को लेकर के हुई बैठक पर शनिवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि नेताओं की आपस में बैठने और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्षी एकता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो फिर ये 10 साल पहले ही हो गई होती। प्रशांत किशोर ने एक बयान जारी करके कहा कि मैंने भी इस क्षेत्र में 8 से 10 सालों तक काम किया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि बैठक में क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कह दिया है कि वे उन्हें पश्चिम बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देगी। या कांग्रेस ने भी नहीं कहा है कि हम पश्चिम बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात करते हैं वे बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दें कि कांग्रेस, राजद और जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी। महागठबंधन में बाकी अन्य जो सहयोगी दल हैं वो कितने सीट पर लड़ेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि बिहार में आप फॉर्मूला जारी कर देंगे तब दूसरे राज्यों में जाएंगे, तब जाकर के दूसरे दल के लोग आपको गंभीरता से लेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाकपा माले का स्ट्राइक रेट बिहार में जदयू से ज्यादा है। नीतीश कुमार की पार्टी 110 सीटों पर लड़कर के 42 सीटें जीती, जब वहीं माले 17 सीटों पर लड़कर के 12 सीटें जीती है। इस हिसाब से माले को ज्यादा लोकसभा की सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बात तब बनेगी जब आप में त्याग करने की क्षमता हो। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि यहाँ हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा है कि अपना घर ठिकाना है नहीं और पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि एकता सिर्फ आपस में बैठने से नहीं होती है। एकता के लिए ज़रूरी है विचारधारा के स्तर पर बात हो, नैरेटिव हो, चेहरा हो, आंदोलन हो और ज़मीन पर काम करना हो, तब जाकर के एकता होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सड़क हादसों के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बिहार में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन सड़क हादसों की वजह से लोगों की जान नहीं जाती हो। जी हाँ, इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से निकल करके सामने आ रहा है, जहां नवजात शिशु से मिलकर के अस्पताल से लौट रही महिला को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के गोबर सही डुमरी रोड की है, जहां आज अहले सुबह अपने नवजात बच्चों को अस्पताल से देख करके लौट रही एक मां की सड़क हादसे में दर्दनाक जान चली गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जम करके बवाल काटा। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर के सड़क जाम कर दिया है। पुलिस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने आए राहुल गांधी को लेकर के बिहार की सियासी फिजाएं बदल गई है। लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी के सदाकत आश्रम आने के बाद बिहार के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच चुका है। लिहाजा राहुल गांधी को अब बिहार से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया जा रहा है। जब राहुल गांधी को बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग को लेकर के पटना की सड़कें पोस्टर से पट गई है। इन पोस्टर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी से विनती की गई है कि विपक्षी एकता की पहली मीटिंग सफल हुई है, लिहाजा वे बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ें। जब पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ये पोस्टर चपसा किया गया है। जब पोस्टर में लिखा गया है कि धन्यवाद बिहार, गांधी को गांधी, इंदिरा को इंदिरा, राहुल को राहुल गांधी। इस पोस्टर पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के भी फोटो लगे हैं। वही पोस्टर के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यह आग्रह किया गया है कि वे बिहार से ही आगामी लोकसभा चुनाव लड़ें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में एक निरमा वॉशिंग पाउडर है और एक भाजपा वॉशिंग पाउडर है। एक कपड़े को साफ करता है और दूसरा नेताओं को। आनंद मोहन ने कहा है कि हेमंत बिस्वा हो, अजित पवार हो, सब चार्ज शीटेड हैं,
लेकिन भाजपा में जाते ही सबकी छवि साफ सुथरी हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर हम भी निकलते ही कह देते कि हम आपकी तरफ हैं तो फिर ये लोग कहते हैं कि देखो ये जननायक आनंद मोहन। आनंद मोहन ने कहा है कि ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विपक्षी एकता के लिए पहल की है, देर से ही सही लेकिन रास्ता बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि देश में प्रतिपक्ष का मजबूत होना देश हित में सही है। इतिहास गवाह है, जहां जहां विपक्ष कमजोर हुआ है वहां वहां तानाशाही रवैया सरकार ने अपनाया है। ये जो मेरी दूसरी पारी है पूरी समाजवाद के लिए समर्पित है। मेरी लड़ाई टिकट के लिए बिल्कुल नहीं है। विपक्षी एकता की बैठक पर उन्होंने कहा कि मेरा स्टैंड बिल्कुल साफ है। देश में एक निरमा वॉशिंग पाउडर है और एक भाजपा वॉशिंग पाउडर है। जहाँ एक कपड़े को धोता है और दूसरा नेताओं को धोता है। हेमंत बिस्वा शर्मा हो, अजित पवार हो, सब चार्जेस सीटेड हैं, लेकिन भाजपा में जाते ही ये सबकी छवि, इन सबकी छवि सुधर जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी एकता की बैठक के बाद अब बिहार की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। इस मामले पर बिहार कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि उनकी पार्टी की मांग स्वाभाविक है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार हमारी मांग को जरूर पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर चुके हैं। हम किसी शर्त पर सियासत नहीं करती, मगर जो स्वाभाविक मांग है उसे रखना गलत बात नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर आरजेडी की तरफ से शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि कांग्रेस की मांग को वाजिब ठहराया है और कहा है कि कांग्रेस द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में 2 और मंत्री पद की मांग स्वाभाविक मांग है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के घटक दलों की मंत्री पद को लेकर की मांग हमेशा रहती है, लेकिन ये नीतीश कुमार का अधिकार है। हालांकि ये कांग्रेस की स्वाभाविक मांग है और उस पर आने वाले वक्त में फैसला लिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और उस पर फैसला लेना है। दोस्तों बात करते हैं कि असम में इन दिनों बाढ़ से 19 जिले प्रभावित हैं। जहां असम में बाढ़ की स्थिति के कारण 19 जिलों के लगभग 4,89,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अब असम के बाढ़ का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर में असम में बाढ़ के बाद बागमती नदी में जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। जहाँ औराई के अंचल अधिकारी रामानंद सागर ने कहा है कि बागमती नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया है। हम इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जहाँ असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ की वजह से सिर्फ 4,89,000 लोग प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि कुल 3 लोगों की जान भी गई है। जहां असम के नलबाड़ी जिले और फिर बलाजी में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते लाखों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असम में बचाव कार्य के लिए असम SDARF और NDRF को बुलाया गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से रिपोर्ट के मुताबिक अकेले बालाजी जिले में लगभग 2,67,000 लोग प्रभावित हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय के चर्चित व्यवसायी कारू सिंह उर्फ अजय कुमार सिंह के 25 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन भी देर रात तक चलने के बाद समाप्त हो गई है। इसमें 100 करोड़ से अधिक की आयकर चोरी पकड़ी गई है। इनके तमाम कारोबार में 25 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी व्यय से अधिक संबंधित कागजात भी बरामद हुई है। कारू सिंह बिहार की नीतीश सरकार में वित्त मंत्री हैं। वे सीएम के काफ़ी करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। उधर कारू सिंह का जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भी क्लोज रिलेशन है। जहाँ वास्तविक आय को छुपाने, टैक्स में हेराफेरी, अवैध लेन देन, कई बाहरी लोगों की काली कमाई के कई स्तर पर निवेश, पैसे को कई माध्यमों से घुमाने, बड़े स्तर पर कई माध्यमों में निवेश समेत अन्य कई तरह की वित्तीय अनियमितता से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनमें कई दस्तावेजों की जांच आगे भी जारी रहेगी। आयकर की टीम ने तीसरे दिन उनके पूर्णिया में स्थित जेसीबी की शोरूम एवं सर्विस सेंटर के ठिकानों में भी छापेमारी की है। जहाँ इसमें जेसीबी की पोकलेन समेत अन्य सभी भारी मशीनों को हायरिंग का भी कारोबार होता है। इसमें भी बड़े स्तर पर धांधली उजागर हुई है। इनके रियल एस्टेट, सरकारी ठेकेदारी, जेसीबी की बिक्री एवं हायरिंग, छत्तीसगढ़ में माइनिंग से जुड़े हुए कारोबार समेत अन्य सभी व्यवसायों की जांच में 100 करोड़ से भी अधिक की गड़बड़ी अब तक सामने आ चुकी है। आगे इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ बागवानी फसलों की भी जमकर के खेती करते हैं। यही वजह है कि बिहार लंबी भिंडी, शाही लीची, मखाना और फिर मशरूम के उत्पादन में नंबर 1 राज्य बन गया है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी फसलों की खेती करने के लिए बम्पर सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश में यानी कि बिहार में कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को आम, लीची, कटहल, पान, अमरूद, सेब और अंगूर की खेती करने पर समय समय पर सब्सिडी दी जाती है। अभी बिहार सरकार मशरूम के ऊपर फोकस कर रही है। यहाँ राज्य सरकार का मानना है कि मशरूम की खेती से बिहार के छोटे और सीमांत किसानों की इनकम बढ़ाई जा सकती है। मशरूम एक बागवानी फसल है। इसकी खेती में बहुत कम लागत आती है। जहाँ इसकी खेती के लिए खेत और सिंचाई की ज़रूरत नहीं है।
किसान भाई घर के अंदर भी मशरूम उगा सकते हैं। जहां बिहार में हज़ारों की संख्या में किसान घर के अंदर मशरूम उगा रहे हैं, इसमें उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। ऐसे भी मशरूम बैगन, लौकी, फूलगोभी और फिर करेला सहित अन्य सब्जियों से महंगा बिकता है। ऐसे में मशरूम की खेती करने पर किसानों को कम मेहनत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, अभी बिहार में मशरूम की फार्मिंग करने वाले फार्मर्स के लिए सुनहरा मौका है। अभी कृषि विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत मशरूम कंपोस्ट उत्पादन पर 50% सब्सिडी दे रही है। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने कंपोस्ट उत्पादन के लिए इकाई लागत 20 लाख रुपए निर्धारित की है। जी हाँ, अगर किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अगर किसान भाई चाहे तो फिर अधिक जानकारी के लिए प्रखंड उद्यान पदाधिकारी या फिर अपने जिले के सहायक उद्यान निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार का मशरूम उत्पादन में देश में पहला स्थान है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ओडिशा है, जब पिछले साल बिहार में 28,000 टन मशरूम की उपज हुई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि पूरे देश की नज़र बिहार की राजधानी पटना पर टिकी हुई है। जब विपक्षी एकजुटता को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में महागठबंधन के दिग्गजों का जमावड़ा लगा। इस जमघट में 6 राज्यों के सीएम, 10 राज्यों के पार्टी प्रमुख शामिल हुए थे। इस महामंथन में 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी रथ को रोकना, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में चर्चा हुई रणनीति बनी। विपक्षी दलों का मानना है कि अगर गैर भाजपा शासित सभी पार्टियां एक मंच पर आती है तो फिर आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी नेतृत्व वाली भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंका जा सकता है। 4 घंटे तक चली बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग का निष्कर्ष बताया। जब बिहार के मुख्यमंत्री जदयू के संयोजक नीतीश कुमार ने प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए कहा कि बैठक में सभी नेताओं से मौजूदा राजनीतिक पर वार्ता चर्चा हुई है, एक साथ चलने पर सहमति बनी है, साथ ही गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने पर भी मुहर लगी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आपातकाल जैसी स्थिति है। ये आरोप नीतीश सरकार के सहयोगी रहे पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लगाई है। जहां सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आज से 48 साल पहले जिस कांग्रेस ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल घोषित करके जेपी चरण सिंह, अटल जी जैसे नेताओं और 1 लाख से ज़्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया, जब प्रेस सेंसरशिप लगा करके मीडिया का गला घोट दिया गया था, उसी कांग्रेस की गोद में आज आंदोलन के तथाकथित सिपाही लालू प्रसाद नीतीश कुमार जाकर के बैठ गए हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।